फादर ने एक सपना देखा। 18-19 साल की ये जो जर्नी है, आज माधोबाग 300 प्लस सेंटर्स। मैं तो हूँ एलोपैथी का स्टूडेंट, हाउ एम आई सपोज टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा। एसिडिटी और मोटापा क्यों होता है? वो 17 दिन इतने मुश्किल थे मेरे लिए। मैं वो बोलते रहते कि ये तो खाते पीते घर की निशानी है, लोग बोलते हैं हमें खट्टा खट्टा। यहाँ पे मैं दवा कहाँ से शरीर के अंदर डाल रहा हूँ? आयुर्वेद सारे डिसीज को ट्रीट कर पाएगा क्या? अभी आप कितने क्लोज पहुंचे हो? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। साइंटिस्ट अलग सोच सकता है, साइंस अलग नहीं है। रोगों को ट्रीट करना बहुत आसान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल शाह बातों ही बातों में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज मैं आपके समक्ष एक वेरी स्पेशल एपिसोड पेश कर रहा हूं। पिता ने एक सपना देखा टू बिल्ड अ ह्यूज एम्पायर इन आयुर्वेदिक एंड वही सपना साकार किया आज के हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर। He is the proud son of late Madhav Sane sir, के सुपुत्र Dr. Rohit Madhav Sane, the MD and founder at Madhavbagh Thane head office. So hi sir, welcome to my show. Thank It's you. really an honor to have you. Thank you Wishing very you, much. your family, your team a happy Ganesh Chaturthi. Very much. Thank you My very pleasure much. sir. ओके, तो रोहित जी, जैसे एक कहावत है कि पिता ने आपके फादर ने एक सपना देखा टू बिल्ड अ ह्यूज एम्पायर इन आयुर्वेदिक इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो सर कैसे आपने आपके पिता का सपना साकार किया? आपको लाइक क्या क्या चुनौतियाँ डिफिकल्टी आई एंड यू नो कि आज माधोबाग 300 प्लस सेंटर्स इन द सिटी। तो क्या आप कुछ शेयर करना चाहोगे स्टोरी बिहाइंड दिस? ये स्टोरी वैसे देखेंगे तो अभी 18-19 साल की ये जो जर्नी है, इसमें कई सारे इंसिडेंसेस हुए, कई सारे चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को ओवरकम किया गया एंड नाउ वी आर एट दिस लेवल जहाँ पे अभी 350 से भी ज़्यादा सेंटर्स ऑल ओवर द नेशन है। वी आर देयर इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड सो ऑन। सो आज कम से कम अगर हम देखेंगे तो 10 से 12 लाख लोगों का डेटाबेस ऐसा है जिनको हमने ट्रीट किया है एंड मेजरली हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, थायराइड, इसी से संबंधित लोग होते हैं जिनको ये सारे डिसीजेस के वजह से उनके लाइफ की जो एंजॉयमेंट है, लाइफ का जो मजा है, वो पूरा का पूरा दे हैव लॉस्ट देयर होल ग्लोरी ऑफ देयर लाइफ। ऐसे लोगों को जब हम ट्रीटमेंट करके उनके डिसीज में से उनको निकाल के बाहर निकाल के दे देते हैं एंड नाउ दे आर डिसीज फ्री, तो मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है क्योंकि डैडी को मुझे सॉरी बोलने का मुझे मौका मिल जाता है। क्योंकि 1999 व्हेन आई पास्ड माय एमबीबीएस और उसके बाद डैडी ने मुझे जब आयुर्वेद प्रैक्टिस करने को बोला, इट वाज ऑलवेज अ जुगलबंदी इन माय माइंड कि मैं तो हूँ एलोपैथी का स्टूडेंट, हाउ एम आई सपोज टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। बट ग्रेजुअल मैंने सीखना चालू कर दिया। लेकिन इन द ईयर 2004 माय फादर सफर्ड हार्ट अटैक। पिताजी को जब हार्ट अटैक आया था तब मैंने उनको एक टॉप मोस्ट आईसीयू में एडमिट किया था, जो पूरे के पूरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डॉक्टर्स एंड ऑल दीज पीपल वर देयर। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, ये सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सारी की सारी दवाइयाँ एलोपैथी की सब करने के बावजूद उन 17 दिनों में जो पिताजी को 2 बार फिर से हार्ट अटैक आया, फिर से स्ट्रोक आया, किडनी फेल हुआ, ये सारी चीजें जो मैं देख रहा था, 17 दिन मेरे सामने जो चल रही थी, ये सारी चीजें 17 दिनों में इतना फ्रस्ट्रेशन निर्माण हो गया था। बीइंग अ डॉक्टर मैं सारी चीजें कर रहा था, ये होने के बावजूद वो 17 दिन इतने मुश्किल थे मेरे लिए। और वो 17 दिनों में जो फ्रस्ट्रेशन निर्माण हुआ, 17 दिनों के लास्ट एंड में जब मैंने मेरे पिताजी को खो दिया, तब वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वेंट आउट करना था। वेंट आउट करने के लिए 2 ही यूजुअली रास्ते होते हैं, आइदर डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गुस्सा निकाल दो,
या तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन था कि उस रोग पे गुस्सा निकाल दो जिस रोग ने मेरे पिताजी की दुर्दशा की थी। उस दिन से मेरी ये जंग शुरुआत हो गई हार्ट डिसीज के खिलाफ। तो अभी जिस किसी पेशेंट को हम डिसीज में से रिवर्स करवाते हैं, मैं मेरे पिताजी को सॉरी बोलता हूं कि मैं आपको ठीक नहीं कर पाया, बाकियों के पिताजी को जरूर ठीक करूंगा। तो इस हिसाब से आगे चलते हैं। इसीलिए कोई भी चैलेंजेस अगर आते हैं, जो चैलेंजेस खुद से भी बड़े होते हैं, कई बार हमको डर लगता है किसी किसी प्रॉब्लम से, तब मैं हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचता हूँ कि ये सब चालू किस लिए किया है। तो एक ही चीज के लिए कि माय डैड शुड फील हैप्पी वेरेवर ही इज, और उस हिसाब से जब चालू करते हैं तो एक आराम से चीजें अपने आप प्रॉब्लम्स ढल जाती है, चैलेंजेस इजी हो जाते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। ओके, तो रोहित जी, आयुर्वेदिक के अनुसार एसिडिटी और मोटापा क्यों होता है? बहुत सिंपल सी बात है। यूजुअली मोटापा जब लोगों को ये जब डिसीज के बारे में पता चलता है तो काफ़ी लेट पता चलता है, क्योंकि यूजुअली शुरुआत के फेज में वो बोलते रहते हैं कि ये तो खाते पीते घर की निशानी है, इतना तो होना ही चाहिए, पेट बढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो एसिडिटी से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने भी अगर खाना बहुत स्वादिष्ट है तो 2 निवाले ज्यादा खा लेते हैं। अब ये 2 निवाले ज्यादा खा जाने के बाद अपने पेट की, अपना स्टमक जो होता है, उस स्टमक की कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर्स, 1.5 लीटर की कैपेसिटी है स्टमक की। और स्टमक के इस कैपेसिटी में ऊपर कंपनी ने इस मशीन को उसके मैनुअल में क्या बोला है कि इस 1.5 लीटर कैपेसिटी के पेट में आपने 50% ही सॉलिड फूड से भरना है, रिमेनिंग 25% लिक्विड से भरना है, और रिमेनिंग 25% खाली छोड़ देना है। अब होता क्या है, इस पेट में अगर ये 100% मैंने सॉलिड से भर दिया तो ये पेट इज लाइक अ मिक्सर। हमारे घर में, हमारे किचन में जो मिक्सर होता है, ये पूरा सब डालने के बाद बंद करके हम बटन ऑन कर देते हैं तो पूरा मिक्सिंग चालू होता है। वैसे ही पेट में होते रहता है कि खाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे वो मिक्सर चालू रहता है। अब ये करते वक्त अगर मैंने पेट पूरा फुल कर दिया है, जैसे मिक्सर फुल कर देने के बाद चलाया तो सब कुछ बाहर निकल के आएगा, वैसे ही पेट में होता है कि अगर मैंने ज्यादा खाना खा लिया होगा तो सारा बाहर आना चालू हो जाता है, और वहां से शुरुआत होती है प्रॉब्लम्स की। जब ये एसिड की तरह बाहर आता है, लोग बोलते हैं हमें खट्टा खट्टा यहाँ पे महसूस हो रहा है, कभी कभी रात को सोने के टाइम गले में कुछ एसिड जैसा महसूस होता है, सुबह उठने के बाद जबान में छाले होते हैं, या तो फिर सुबह उठने के बाद यू डोंट फील दैट मच एक्टिव, थका सा महसूस होता है, या तो फिर अल्सर्स आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स लेकर के लोग आते हैं। तो पेट फूला हुआ रहता है, टाइट लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसे बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं। लेकिन दिस इज द वेरी वेरी इनिशियल बिगिनिंग ऑफ एनी डिसीज। अब यही एसिडिटी जब होती है तो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, बॉडी की कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म होती है, जो आपके इस पूरे कचरे को, जो बाहर पूरा निकल के आया है, उस कचरे को उठा करके लिम्फ में से ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं चल पाता। तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हम खाते हैं, इस एक्स्ट्रा कैलोरीज को हमारे शरीर में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चर्बी। तो ये चर्बी रोज समझो पिछले 10-15 सालों से मैं गोली खा करके एसिड को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो क्या रहा है, उससे निर्माण हो रहा है मेरे शरीर में इतनी ज्यादा चर्बी। ये चर्बी अपने शरीर में इतनी भर जाती है कि एक दिन हमें उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि तू जीती मैं हारा। एंड हियर इज वेयर एसिडिटी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओबेसिटी। तो अगर मुझे रिवर्स करना है ये सारी चीजें तो भी काफी आसान है। इस 1.5 लीटर के प्रिंसिपल को अगर फॉलो करेंगे कि जिसमें 50% आपका सॉलिड फूड है, 25% लिक्विड और 25% खाली छोड़ दो, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करना चालू कर दिए तो किसी डॉक्टर को मिलने की जरूरत नहीं है, अपने आप घर ही घर में वो डिसीज रिवर्स कर पाएंगे। ग्रेट। ओके रोहित जी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी के इलाज में क्या फर्क है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इलाज में 2-3 चीजों का सिर्फ फर्क हो सकता है, लेकिन वो फर्क जो होगा वो एक्चुअल फिजिकल चीजों में होगा। आई विल एक्सप्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल,
कई बार एलोपैथी दवाई और आयुर्वेदिक दवाई में फर्क क्या होता है? कि फर्क कुछ नहीं होता, दवाई वही होती है सिमिलर। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि कई सारे ऐसी दवाइयां हैं, अगर आपने कोई भी, जैसे अभी समझो सबसे बेस्ट कफ सिरप होता है, कई लोगों ने कफ सिरप तो पिया होगा, लेकिन ये कफ सिरप जो ब्रोमोहेक्सेन उसमें एक्टिव कंपोनेंट होता है, वो कहां से आया है? तो वो पाइनएप्पल से आया हुआ है। तो अगर मुझे मेरे शरीर में से कफ मुझे लाइज करना है, तो पाइनएप्पल से बनाया हुआ एक्सट्रैक्ट है ब्रोमोहेक्सेन, जो हमारे कफ सिरप में एलोपैथी में इस्तेमाल होता है। अगर डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों अंदर से सेम ही है। लेकिन अगर मैं पाइनएप्पल को ऐसे ही पूरे फ्रूट बोल के खा जाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी आयुर्वेदिक। बट उस पाइनएप्पल में से एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको केमिकल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करके सिंथेटिक मटेरियल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, दैट विल बिकम एलोपैथिक। सो एट द एंड ऑफ द डे बेस इज द सेम, जो दवा है वो सेम है, वो सिर्फ अलग प्रकार से बनाई जाती है, उस हिसाब से वह एलोपैथिक या आयुर्वेदिक हो सकता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो दवाइयां सेम होती है, लेकिन आयुर्वेद को समय लगता है क्योंकि वो जबान से अंदर जाएगी, एलोपैथी को कम समय लगेगा क्योंकि हम आई डालते हैं। तो ये सिर्फ फर्क है द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, मैं दवा कहां से शरीर के अंदर डाल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन डिफरेंसेस अगर छोड़े तो एलोपैथी और आयुर्वेद में कोई फर्क नहीं है। शास्त्र सिमिलर है, शास्त्रज्ञ कभी कभी अलग सोच सकता है, साइंटिस्ट अलग सोच सकता है, साइंस अलग नहीं है। करेक्ट। ओके, तो रोहित जी, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी आसन आदतें और खान पान है जो अपनी हेल्थ को मदद करती है? बहुत बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दोपहर का खाना, ये जो होना चाहिए, हमारे सिर के ऊपर जब सूरज है तभी दोपहर का खाना होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल 12 से 2 के बीच में सूरज दिमाग के ऊपर आएगा, इट इज गोइंग टू बी ऑन द हेड, तो दैट इज द राइट टाइम कि आपके पेट में दोपहर का खाना जाना चाहिए। अब अगर दोपहर के 12 से 2 के बीच में दोपहर का खाना जाना चाहिए तो उससे 4 घंटों पहले आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाना चाहिए। 4 घंटे पहले? यस, मतलब समझो अगर 12 बजे हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे तो 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाना चाहिए, मतलब 7:30 बजे आपने चालू करना चाहिए। अब अगर 7:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट अगर चालू करना है तो उससे आधा घंटा पहले आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए, आधे घंटे की। मतलब 7:30 को अगर ब्रेकफास्ट चालू करना है तो 7 बजे तक मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए, मतलब 6:30 से 7 की एक्सरसाइज होनी चाहिए। और 6:30 बजे अगर एक्सरसाइज करनी है तो मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा। तो सिंपल अगर दिनचर्या देखेंगे तो 6 बजे उठ जाओ, 6:30 से 7 बजे तक एक्सरसाइज कर लो, 7:30 से 8 आपका ब्रेकफास्ट कर लो, 12 से 2 के बीच में आपका लंच कर लो, उसके 4 घंटों के बाद आपके जो इवनिंग जो कुछ ब्रेकफास्ट होगा वो आप कर लो 6-7 बजे, एंड रात को 8, 8:30, 9 बजे तक आपका रात का डिनर लेकर के खत्म कर दो। देन एट द आफ्टर से अबाउट 2 आवर्स और सो गो बैक टू योर स्लीप। 11 बजे तक आप सो गए, 11 बजे से सुबह 6, 6:30 बजे तक फिर से उठ गए, एक्टिव हो गए, तो गुड क्वालिटी स्लीप ऑफ अबाउट 6 to 7 आवर्स विल मेक यू हैप्पी। और ये दिनचर्या अगर फॉलो कर दी तो पहला प्रिंसिपल होगा जो लोगों ने घर ही घर में करना है। एक दूसरी चीज, जितने फ्रीक्वेंट मील्स अवॉइड करोगे उतना बेहतर। ना एसिडिटी होगी, ना हार्ट डिसीज होगा, ना डायबिटीज होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा। मील्स लाइक? सॉरी, मील्स लाइक जो अवॉइड करने हैं वो? बराबर, मील्स कौन से अवॉइड करने हैं बताता हूं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल समझो कुछ तला हुआ है, हाँ, तो फ्राइड चीजें आर वेरी वेरी हेवी इन कैलोरीज। अगर मैं वो खाना खाता हूं तो मुझे डाइजेशन में बहुत मुश्किल होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस चीज में बहुत ज्यादा शक्कर डली हुई है वो अंदर जाकर के बॉडी को डैमेज करने वाली है, अवॉइड दैट, सेकेंड नंबर। थर्ड, जिसमें नमक बहुत डला हुआ है, ऐसी चीजें जितनी कम कर दोगे उतनी बेहतर। और चौथी चीज, जो मैदे से बनी हुई चीजें होती है उनको अगर अवॉइड कर दोगे तो सबसे बेहतर।
बाकी सारी बहुत सारी चीजें बचती है। आप जो आटा खाओगे वो गेहूं, जवार, बाजरा, नाचनी, सोयाबीन, राजगिरा, बेसन, जौ, दाल का आटा, ओट्स, किनोआ, एनीथिंग कैन बी हैड। चावल का आप बहुत सारी चीजें कुछ खा सकते हो, कई सारे वेजिटेबल्स है, कई सारे फ्रूट्स है, कई सारे रॉ मतलब ड्राई फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें बाकी बचती है खाने के लिए। वो अगर सब खाना चालू कर दे और इन 4 चीजों को अगर छोड़ दे, काम बहुत आसान हो सकता है। ग्रेट सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके रोहित जी, आयुर्वेदिक जितनी भी सब बीमारियां हैं, लाइक से हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल एक्स वाई जेड, तो क्या वो सिर्फ मदद करता है, हेल्प करता है, या उसको कंट्रोल भी करता है एंड अपनी सेहत को अच्छी बनाता है? एकदम सिंपल सी बात है। हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते Sure. हैं। एलोपैथी, ये साइंस कब आया है? तो 200-250 साल पहले आया, जब ब्रिटिश का जो भारत में एंट्री हुई थी, उस टाइम पे एलोपैथी का जन्म हुआ है। यानी और थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, ब्रिटिश काल से भी पहले, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम जो था, Correct. वो टाइम पे एलोपैथी था ही नहीं। उस टाइम पे कौन सा साइंस एग्जिस्ट हुआ करता था? दैट वाज आयुर्वेदिक। नाउ अब सवाल ये उठता है कि उस टाइम पे फिर हार्ट डिसीज था ही नहीं क्या? उस टाइम पे डायबिटीज था ही नहीं क्या? कई सारे रोग थे, मोटापा था नहीं क्या? बहुत सारे रोग हुआ करते थे, लेकिन उन सारों की चिकित्सा आयुर्वेद से हुआ करती थी। तब की साइंस काफी प्रगत था, और ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, उनका पहला टारगेट था कि हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया वाज वेरी स्ट्रांग, द इकोनॉमिक कल्चर ऑफ इंडिया वाज वेरी स्ट्रांग। पहला उन्होंने वही टारगेट लिया कि उसको ब्रेक कर दो, ये कल्चर ब्रेक कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा, ताकि उनकी चीजें अंदर आ पाए। सो आयुर्वेद सारे डिसीज को ट्रीट कर पाएगा क्या? तो 100% यस, क्योंकि 200 साल पहले एलोपैथी था ही नहीं, तब तो सब कुछ आयुर्वेद से ही ट्रीट हुआ करता था, इमरजेंसीज ऑल्सो एज वेल एज नॉन इमरजेंसीज ऑल्सो। तो अगर तब हो सकता था ट्रीट इतने सालों के लिए, 5000 सालों पहले लिखा हुआ आयुर्वेद का साइंस है, 200 साल पहले उसको ब्रिटिशर्स ने तोड़ मरोड़ के रख दिया, उसके बाद का एलोपैथी का उगम हुआ है और अभी निर्माण हो रहा है एलोपैथी। 5000 सालों का जिसका साइंस शाश्वत है, उस साइंस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं कि वो फर्स्ट लाइन हो सकता है कि नहीं। 100% हो सकता है, वो सारे डिसीजेस रेक्टिफाई भी कर सकता है, वो सारे डिसीजेस प्रिवेंट भी कर सकता है, और सारे डिसीज को कंट्रोल भी कर सकता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आयुर्वेद बताता है एक्चुअल जीने की राह। अगर हमने उस राह को नहीं इंप्लीमेंट किया तो गलत ही मंजिल पे पहुंचेंगे, और गलत मंजिल पे प्रॉब्लम्स ही आएंगे। सो बताने वाली बात ऐसी कि आयुर्वेद सारे डिसीजेस को ट्रीट कर सकता है, यस, नो डाउट अबाउट इट, 100% यस, आयुर्वेद सारे डिसीजेस को ट्रीट कर सकता है, एलोपैथी से भी बेहतर ट्रीट कर सकता है। ग्रेट सर, ग्रेट जर्नी सर, ग्रेट थॉट, थैंक्स फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। ओके, तो सर आयुर्वेदिक के अनुसार लाइक हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इम्यूनिटी सिस्टम? बहुत सिंपल चीज है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब क्या? तो हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति, मतलब मेरे शरीर के सारे सेल्स, जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, WBC है, ये सारे सेल्स जो है, ये सारे सेल्स को अगर पावरफुल करके रख दिया तो सबसे बेस्ट। अब ये खून जो होता है, ये खून को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए रहता है, एक स्पेसिफिक एसिड बेस बैलेंस चाहिए रहता है, और वो बैलेंस बनाए रखने के लिए आयुर्वेद ने सबसे सिंपल प्रिंसिपल्स बोल के रखे हुए हैं कि दिन की शुरुआत हमेशा कड़वी चीजों से होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम लोग जो आजकल टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सारे मीठे होते हैं। करेक्ट। तो एक्चुअली अगर हमने बॉडी में इम्यूनिटी बनाए रखनी है, तो दिन की शुरुआत जो है वो कड़वी चीजों से कर लो। पहली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पत्ते हैं झाड़, एब्सोल्युटली, वो भी 3-4 अगर चबा जाए तो दैट इज गोइंग टू बी गुड। जैसे पुराने जमाने बाबुल की काड़ियां होती थी, उससे हम लोग दंत मंजन किया करते थे, यस। तो ऐसी चीजें अगर इस्तेमाल करते तो इम्यूनिटी विल बी द हाईएस्ट, दैट इज वन। सेकेंड, खाना जब खाएंगे तो खाने की शुरुआत हमेशा आपने मीठे से करनी है, और खाने का एंड कड़वी चीजों से करना है। ऐसा क्यों? बताता हूं।
कारण उसका ऐसा है कि हमारे सलाइवा जो होता है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज का हमारे शरीर में ब्लड शुगर के प्रोडक्शन से डायरेक्ट संबंध होता है, और ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे शरीर में एक्टिवेट होता है मीठा खाने से। तो खाने के एंड में अगर मीठा खाएंगे तो सलाइवरी अमाइलेज हमारे मुंह के अंदर, हमारे जबान में बहुत टाइम रहेगा, जो अंदर एक्टिवेट करता रहेगा शुगर का प्रोडक्शन। तो अगर मैंने खाने के एंड में कड़वी चीजें खाई तो मेरे शरीर में सलाइवरी अमाइलेज उतना निर्माण ही नहीं होगा, और नहीं एक्टिवेट हुआ तो अंदर शुगर प्रोडक्शन के लिए एक्शन ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली मेरे शरीर में खून जो है वो अति शुगर से जो गाढ़ा हो जाता है वो पतला रहेगा, तो इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। ये दूसरी चीज है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सारे कल्चर में, आप कोई भी धर्म ले लो, भारतीय कल्चर में ये बता के रखा हुआ है कि उपवास करना बहुत जरूरी है। तो उपवास मतलब फास्टिंग। फास्टिंग जितना आप कर दो उतना आपका लिवर क्लीन हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी ताकतवर हो जाएगी, आपकी इंटेस्टाइन पूरी की पूरी साफ रहेगी। तो जितना उपवास करेंगे, जितना लंघन करेंगे, जितना फास्टिंग करेंगे उतना बेहतर। तो यूजुअली हमारे घर में, हमारे माँ सबके स्टाइल में हमने देखा होगा हफ्ते में एक दिन तो वो उपवास जरूर करते हैं। तो पुराने लोग जो आज 90-90, 100-100 साल तक हमारे बुजुर्ग रहते हैं वो इसी कारण से रहते हैं कि उन्होंने अच्छे उपवास उस समय में किए थे। तो ये तीसरी चीज और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आयुर्वेद बोलता है इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए, दैट इज नथिंग एल्स बट योर एक्सरसाइज। रोज के रोज अगर आपने मस्त स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, प्राणायाम या मेडिटेशन, ये सारी चीजों को एक साथ करके अगर एक्सरसाइज रोज आधे घंटे की सिर्फ सुबह के टाइम में कर ले, दैट ऑल्सो इज इनफ टू कीप योर इम्यूनिटी एक्सीलेंट। तो ये सिंपल सिंपल चीजें जो आयुर्वेद बताता है, ये करने से इम्यूनिटी 100% सुपर हो सकती है। ग्रेट सर, ग्रेट। ओके, तो सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, अभी आपके फादर ने ही सॉ द ड्रीम टू बिल्ड एंटायर माधव बाग इन सेंटर्स पैन इंडिया। तो अब तक वी हैव 300 प्लस सेंटर्स। यस, वी हैव रेड समवेयर इन द सोशल मीडिया दैट आपका विजन है टू बिल्ड 1000 प्लस सेंटर्स। तो सर अभी आप कितने क्लोज पहुंचे हो? अच्छा, वो अभी फिलहाल हम 350 सेंटर्स पे पहुंचे हैं। Great. हाँ, अब यहाँ से अगले 3 साल में आई विल बी रीचिंग टुवर्ड्स अबाउट 1000 सेंटर्स। पैन इंडिया या फिर पैन इंडिया? बाहर भी प्लान नहीं, अभी फिलहाल जो 1000 प्लान है वो पैन इंडिया प्लान है। अब इसका कारण ऐसा है कि नॉर्मली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, ये सारे जो रोग है, ये रिसर्च बताता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। किसी को भी अगर डायबिटीज हो जाता है, किसी को ओबेसिटी हो जाती है, किसी को हार्ट डिजीज, साइकोलॉजिकली आदमी बहुत डर जाता है, बहुत अफेक्ट करता है। अब रिसर्च ये भी बताता है कि साइकोलॉजिकली अगर किसी रोग ने इम्पैक्ट किया है तो उसको ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट है उसकी फैमिली। तो अगर उस बंदे को फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो उस बंदे का काम इजी हो जाता है। सर बट समटाइम फैमिली आल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड। आई कैन अंडरस्टैंड। तो उसका क्या इलाज है? मतलब वेरी ट्रू। सो दोनों प्रकार के इलाज है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले अगर फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है तो पेशेंट को घर के नजदीक ही अगर मैं माधव बाग की चिकित्सा उपलब्ध करके दे दूं तो उसके लिए आसान हो जाएगा। फैमिली के साथ मस्त एंजॉय करके रह करके ही कैन अंडरगो द ट्रीटमेंट। ओनली वन आवर का ट्रीटमेंट होगा, जो उसने बाजू में क्लिनिक में जाना है, हफ्ते भर में 2 ही बार जाना है, और 2 बार करके ऐसे 3-4 महीनों में अगर उसने पूरा अपना डिसीज रिवर्स कर दिया तो उसका काम आसान हो सकता है। दैट इज वन। अब सेकेंड, जिसको फैमिली पूरी सपोर्ट नहीं मिलता है किसी भी कारण के वजह से, तो उसके लिए वी आर अगेन बिल्डिंग मोर देन 1000 बेड्स। आज हम लोग साधारण 100-110 बेड्स पे है, लेकिन इन द नेक्स्ट 3 years विल बी बिल्डिंग अप अबाउट 1000 बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स। जो पेशेंट को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता या कम मिलता है, वो उनके फैमिली के साथ ही वहां पे आकर के पूरी चीजें सीख ले, और सीख करके मैं वहीं पे सपोर्ट करा करके 6-7 दिनों के ट्रीटमेंट में आई कैन मेक हिम सुपर हेल्दी, और फिर से घर पे आकर के अगर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चालू कर दे तो अपना काम बहुत आसान हो सकता है। भारत को हृदय रोग मुक्त बनाना, ये माधव बाग का मिशन उसी प्रकार से साकार हो सकता है। ग्रेट सर, ग्रेट जर्नी सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
बहुत कुछ सीखने मिला लाइक हमको एंड लाइक हमारी ऑडियंस को. चलिए लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज टू दी ऑडियंस अबाउट दिस, हाउ वी कैन कीप आवर हेल्थ Okay. बेटर? कैन यू प्लीज सजेस्ट समथिंग? सिंपल चीज है, रोगों को ट्रीट करना बहुत आसान होता है अगर आप लोगों ने हमारी मदद की तो. करना क्या होता है, 2-4 महीनों के परहेज करने होते हैं, उतना करने के लिए आप हाँ कर दो, बाकी चीज हम डॉक्टर लोग कर लेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये सारी चीजें करते वक्त हम लोग लाइफ को कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं साइकोलॉजिकली, खुद को डरा करके. एज अ डॉक्टर हमारा धर्म होता है आपके मन से उस डर को बाहर निकाल देना, वो तो हम जरूर करेंगे. आपने सिर्फ आपके लाइफ को सिंपल रखो, आप एंजॉय करते रहो, बाकी काम हम कर देंगे. आपको इस डिसीज में से कैसे बाहर निकालना है वो हम पे छोड़ दो. आप सिर्फ एक चीज कर लो, ये जो परहेज होंगे, जो एक्सरसाइज होगा वो अच्छी तरह से कर लो, एंजॉय करते करते कर लो. योर जर्नी टुवर्ड्स द डिसीज रिवर्सल इज गोइंग टू बी वेरी इजी. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर रोहित साने सर फ्रॉम माधवबाग हेड ऑफिस. दिस इज नॉट द एंड. I come soon with more episodes with same Madhobag if God is with me, and I'll try to make sure that how we can like keep our health better by the way of Madhobag's health techniques. This was Mehul Shah, your host and दोस्त. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में with something new topics. तब तक के लिए जय हिंद. नमस्कार.